जय बालकनी में खड़ा हुआ था। कुछ वक्त बाद वहां माही आ गई। दोनों अब एक दूसरे की तरफ आकर खड़े हो बातें करने लगे। कुछ ही देर में माही जैसे जिद करने लगी कि वह भी मंजीत सर की तरह बस एक बार उसके गालों को खींचकर कूची-कू करना चाहती है। जय यह सुनकर चिढ़ गया। नहीं, मैं नहीं करने दूंगा। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो तुम मेरे कूची-कू करोगी? मंजीत सर ने तो अचानक से किया था, लेकिन मैंने उनका हाथ पर भी काटा था। ये भी तो देखा होगा ना तुमने। माही, करने दो ना एक बार, बच्चे ना सही पर क्यूट तो हो, बिल्कुल टेडी बियर जैसे। दोबारा जिद नहीं करूंगी। उन दोनों की बहस चल ही रही थी कि सुनी अपनी बालकनी में आ खड़ी हुई। वह उन दोनों की बातें सुन मुस्कुराने लगी। जय, यार क्यों मेरी इज्जत का जनाजा निकालना चाहती हो? मैं कोई टेडी बियर नहीं हूँ, तुम हो छिपकली। माही, करने दो ना, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि मैंने एक आर्मी ऑफिसर के कूची-कू किया। जय नाराज सा उसे देखने लगा। माही एक पल को तो चुपचाप खड़ी रही, फिर जल्दी से हाथ आगे बढ़ा, जय के गालों को पकड़ हल्के से खींच दिया। कुची कुची कू। स्विनी और माही हंस पड़े। जय पहले तो हैरान रह गया कि ये हुआ क्या, लेकिन जब उसने वहां स्विनी को भी देखा तो शर्मा कर रह गया। स्विनी, जय क्या हम भी एक बार कर सकते हैं? जय माही की तरफ गुस्से से देख उससे दूर हट गया। छिपकली कहीं की, शर्म नहीं आती एक ऑफिसर को ऐसे तंग करते हुए? माही अब हंसी रोकते हुए सॉरी बोलने लगी, पर जय दूसरी तरफ मुंह कर खड़ा हो गया। नहीं बात करनी मुझे तुमसे। माही उसे पुकार रही थी, पर वो सुन नहीं रहा था। सुनी उन दोनों का रूठना मनाना देख हंसे जा रही थी। घाटी में मुश्ताक कबीर से बोला, इससे मिलो आरिफ, ये है मेरा सबसे खास आदमी फिरदौस। कबीर इस नाम को सुनते ही सोच में पड़ गया कि यह नाम कहाँ सुना है। अगले ही पल उसे याद आया कि अनूप को पकड़वाने वाला शख्स यही है। कबीर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। फिरदौस, आज़ादी मुबारक हो आरिफ। हमें तो लगा था कि कुछ महीने पहले सेना के हमले में अपने कमांडर के साथ तुम भी अल्लाह को प्यारे हो गए। कबीर हंस दिया। मुझे भी कुछ कुछ ऐसा ही लगा था। मुश्ताक, क्या मतलब? कबीर, उस रोज सेना के हमले में मैं भी बुरी तरह घायल हुआ था। लगा नहीं था कि बचूंगा। बाद में जब मुझे होश आया तो खुद को सेना की गिरफ्त में पाया। मुश्ताक कबीर को लेकर तंबू के अंदर जाने को हुआ कि फिरदौस बोला, माफ़ी चाहता हूँ मुश्ताक भाईजान, पर अभी इतनी जल्दी क्या है? पहले थोड़ी देर बैठकर इत्मीनान से आरिफ से बात करते हैं। इसकी रिहाई का जश्न तो बनता है ना। मुश्ताक, यह भी खूब कही तुमने फिरदौस। चलो पहले जश्न मना लेते हैं। वह कबीर और फिरदौस के साथ अपने खेमे की ओर चल दिया। कबीर की नजरें आसपास की सारी गतिविधियों पर टिकी थीं। ऋषभ किसी काम के लिए जय को ढूंढ रहा था। उसने जब मंजीत से पूछा तो वह हंसकर बोला, और कहाँ होगा, बालकनी में है। पता नहीं तू और जय हर वक्त बालकनी में क्यों ही अटके रहते हो। ऋषभ, ज्यादा जोर मत डाल दिमाग पर, देसी जेम्स बॉन्ड। ऋषभ और वहीं पास में बैठा देव मंजीत पर हंसने लगे। मंजीत, हंस लो दुश्मनों, मेरा कबीर यहाँ नहीं है तो तुम उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठा रहे हो। देव, यही समझ ले, बचकर रहना हमसे। ऋषभ उन दोनों को लड़ते झगड़ते छोड़ बालकनी की तरफ बढ़ गया। माही ने जब देखा कि जय उसकी तरफ पीट कर खड़ा हो गया है और मुड़कर देख भी नहीं रहा, तो वह जल्दी से अंदर भाग कर गई और एक रफ पेपर लेकर आई। उसने पेपर को तोड़ मरोड़ कर एक बॉल बनाई और जय पर निशाना साध उस बॉल को फेंक दिया। इतने में ऋषभ ने बालकनी में आ जैसे अंदर चलने को बोला। जय तो अंदर चला गया, लेकिन ऋषभ अंदर जाता कि बॉल उसकी पीठ पर लगी तो उसने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। गलत निशाना लगते देख माही तो पहले ही फटाफट से अंदर भाग गई थी, लेकिन हंसती हुई सुनी वहीं खड़ी रह गई। ऋषभ की नजर जब सुनी पर पड़ी तो उसे लगा कि ये हरकत सुनी की है। हंसती हुई सुनी के चेहरे से अब मुस्कुराहट गायब हो गई। ऋषभ उसे कुछ कहता उससे पहले ही सुनी वहां से जल्दी से चली गई। ऋषभ उसकी यह हरकत देख दंग रह गया। इस लड़की की हिम्मत तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पहले मुंह चिढ़ाया और अब कागज की बॉल मारी। अब तो चलकर इसकी क्लास ले ही ले ऋषभ।
सुनी को हड़बड़ाकर अंदर आते देख राशि ने पूछा, क्या हुआ भोली चिड़िया, इतना पंख क्यों फड़फड़ा रही है? लग तो ऐसा रहा है कि किसी शिकारी ने तुझे पकड़ने को जाल फेंका हो और तू ऐन वक्त पर बच निकली हो। सुनी उसके पास बैठ गई। कुछ ऐसा ही समझ लो यार, मुश्किल से ही बचकर आए हैं हम। राशि, क्यों, क्या हुआ? सुनी ने उसे सब कह सुनाया जो बालकनी में हुआ और ये भी बताया कि कल मैच के दौरान कैसे ऋषभ ने उसे मुंह बनाते देख लिया था, जिसकी वजह से वो आउट हुआ था। राशि हंसने लगी। यार तेरी किस्मत ही खराब है, तू हर बार मेजर तूफान के हत्थे चढ़ जाती है। सुनी, हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमें बहुत डांटने वाले हैं, लेकिन हम उनके हाथ ही नहीं आएंगे। राशि, शाबाश मेरी भोली चिड़िया, तू घबरा मत, हर वक्त मेरे साथ रहना, और अगर ऋषभ सर ने तुझे मेरे सामने सुनाया तो मैं लड़ पड़ूंगी उनसे। फिर ऐसे कैसे मेरी दोस्त को कुछ भी सुना देंगे? सुनी, थैंक यू यार। सुनी नाइट ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार होने चली गई। राशि ने देखा कि रोहन का फोन आ रहा है तो उसने कॉल रिसीव की। दोनों में अब बातें होने लगी। रोहन ने नोटिस किया कि राशि आज थोड़ी शांत है तो उससे इसकी वजह पूछी। राशि, कुछ खास तो नहीं, पर यहाँ एक मेजर तूफान है। वो जब देखो सुनी पर गुस्सा करते रहते हैं, बेचारी बहुत परेशान रहती है। रोहन पहले तो मेजर तूफान नाम पर खूब हंसा, फिर बोला, तुम परेशान नहीं हो, मेरे भाई भी मेजर हैं और होने को तो वो भी बहुत खड़ूस हैं। एक बार भाई और भाभी की शादी हो जाए, फिर तुम्हारे मेजर तूफान से हमारे भाई का आमना सामना करवा देंगे। फिर देखना कि भाई कैसे तुम्हारे मेजर तूफान की छुट्टी करते हैं। राशि यह सुनकर बहुत खुश हुई। वह सोचने लगी कि बस एक बार सुनी की शादी हो जाए, फिर अपने जीजू को बुलाकर इस मेजर तूफान से मुकाबला करवा दूंगी। जब देखो मेरी बहन जैसी दोस्त को तंग करते रहते हैं। तारा और मौली एक साथ कमरे में बैठी बातें कर रही थी कि निशा वहां आकर उनके पास बैठ गई। मुझे आप दोनों से एक शिकायत है। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा, फिर निशा को देखने लगी। निशा उन्हें ऐसे परेशान देख हंस पड़ी। आप दोनों इतना सीरियस क्यों हो रही हो? मैं सरला आंटी के यहाँ थी तो बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि नमन की शादी के 2 दिन बाद आप दोनों की शादी की पहली सालगिरह है। ये बात तो आपने मुझे बताई ही नहीं। कुछ प्लानिंग वगैरह की है? नहीं कर ली है तो मुझे भी बताओ, और नहीं की है तो चलो साथ में मिलकर प्लानिंग करते हैं। मौली उदास सी बोली, क्या फायदा प्लानिंग का? देव और कबीर तो शायद आ ही नहीं रहे और दोनों को याद भी नहीं है। निशा के हंसते चेहरे पर अब गंभीरता झलक पड़ी। कितना इंतजार करना पड़ता है ना आप लोगों को उन दोनों का। तारा, हाँ बहुत इंतजार करना पड़ता है, कई बार तो काफी दिन तक बात भी नहीं होती। निशा, मैंने आप दोनों की हालत देखकर तय कर लिया है कि मैं तो किसी आर्मी वाले से शादी नहीं करूंगी। हर किसी के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता कि महीनों इंतजार में गुजार दे और हर वक्त फिक्र के साथ जिए। एक सैल्यूट तो फौजियों के घर वालों को भी देना बनता है। तारा, वैसे निशा, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई है? निशा कुछ पल तक खामोश रही, फिर हंसती। था कोई जिसे पसंद करती थी, पर वो धोखेबाज निकला। मौली, कौन था वो? निशा, छोड़िए ना आप लोग, पुरानी बातें लेकर बैठने का कोई फायदा तो है नहीं। वह उदास सी उठकर वहां से चली गई। तारा मौली उसे जाते हुए देख रही थी। सुनी और राशि नाइट ड्यूटी के लिए क्वार्टर से निकल आगे बढ़ चली। दोनों जैसे ही ऋषभ के क्वार्टर के सामने से गुजरी कि उन्हें ऋषभ आंगन में बैठा दिखा, जो उन्हें ही देख रहा था। राशि धीरे से सुनी से बोली, लगता है इनके दिमाग पर भी बर्फ जम गई है, जो इतनी ठंड में बाहर बैठे हैं। इतने में ऋषभ खड़ा हो उनकी तरफ बढ़ चला। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है डॉक्टर सुनी। सुनी कुछ बोलती कि राशि ने उसे अपने पीछे कर लिया। आपको जो भी बात करनी है मुझसे कीजिए। क्यों बार बार बेचारी को तंग कर रहे हैं आप? ऋषभ ने गुस्से से राशि को देखा। क्या तुम्हारा नाम सुनी है? राशि, नहीं है, पर ये मेरी बहन है, बहुत खास है मेरे लिए। मेरे होते हुए आप इसे परेशान नहीं कर पाएंगे। ऋषभ ने राशि के पीछे खड़ी सुनी को देखा, जो उसका मजाक उड़ाने के अंदाज में हंस रही थी कि अब आपका सामना मेरी दोस्त से है तो बचकर दिखाएं आप राशि से। ऋषभ अब गंभीर आवाज में बोला, क्या यही तुम दोनों का आखिरी फैसला है?
राशि और सुनी दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया। राशि पूरे जोश से बोली, आपको जो कहना है मुझसे कहिए, लेकिन मेरी दोस्त को हर वक्त डांटना बंद कर दीजिए। ऋषभ ने एक गहरी सांस ली और अपनी गन निकालते हुए बोला, तो फिर ऐसा ही सही। पहले मैं सिर्फ सुनी को मारना चाहता था, लेकिन अब तुम कह रही हो कि तुमसे सामना करने के बाद ही सुनी तक पहुंच सकता हूं, तो पहले तुम्हें ही रास्ते से हटा देता हूं। वैसे भी अपनी बहन जैसी दोस्त के जाने के बाद तुम्हारा इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा। ऋषभ ने गन लोड कर राशि पर तान दी। बहुत सर दर्द किया है तुम दोनों ने मेरे। जब से मिली हो कुछ ना कुछ करती रहती हो मुझे परेशान करने के लिए। यह देख राशि और सुनी दोनों के होश उड़ गए। राशि डरते हुए बोली, सर आप बहुत बोले हैं, मजाक भी नहीं समझते। मुझे बहुत काम है। हर वक्त तो मजाक नहीं कर सकती ना, इसलिए जा रही हूँ। आप बात करो सुनी से, आपकी ही है, जितना मन चाहे बात करो। राशि वहां से भाग गई। सुनी हैरान से उसे देखती रह गई और धीरे से बोली, धोखेबाज लड़की। ऋषभ ने गुस्से से सुनी को देखा। देख ली अपनी दोस्त की दोस्ती। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, समझी। फिलहाल तो मैं किसी काम से जा रहा हूँ। देर रात लौट कर आऊंगा और फोन करूंगा। याद रहे, चुपचाप हॉस्पिटल से निकल मिलने आ जाना। बहुत उड़ने लगी हो तुम, आज क्लास लगानी ही पड़ेगी तुम्हारी। सुनी ने अपनी किस्मत को कोसते हुए हाँ में सिर हिला दिया। ऋषभ, चलो जाओ यहाँ से। सुनी मुंह लटकाए चली गई। उसके जाने के बाद ऋषभ के चेहरे पर हंसी दौड़ गई। कुछ भी हो, इस लड़की को डराने में बड़ा मजा आता है। मुस्ताक, कबीर और फिरदौस के साथ बैठा था। उसकी नज़र एक बार फिर फिरदौस के कपड़े पर लगे खून के निशानों पर पड़ी। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, लगता है तुम्हें चोट लगी है फिरदौस। फिरदौस बेपरवाह सा बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है दोस्त। कबीर, तुम्हारे कुर्ते पर खून के निशान हैं। यह सुनते ही फिरदौस जोर से हंसा। मुस्ताक, तुम गलत सोच रहे हो आरिफ। यह खून फिरदौस का नहीं बल्कि उसके शिकार का है, जिसे इसने आज सुबह ही पकड़ा है। कबीर चौंका। शिकार? मैं समझा नहीं। फिरदौस, दरअसल आज सुबह ही मुझे बहुत बड़ी कामयाबी मिली। चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, तुम्हें भी वो देख जरूर अच्छा लगेगा। और इतने दिन जो तुम्हें भुगतना पड़ा है, उस तकलीफ में शायद थोड़ा आराम पड़ जाए। चलो तुम्हें तुम्हारा तोहफा पेश करता हूँ। मुस्ताक के इशारे पर फिरदौस कबीर को अपने साथ ले वापस उसी तंबू की तरफ चल पड़ा जहाँ वो पहले मौजूद था। वहाँ पहुँच उसने कबीर को तंबू के अंदर जाने का इशारा किया। कबीर और फिरदौस दोनों तंबू के अंदर आए। फिरदौस ने उसे एक तरफ देखने का इशारा किया। वो रहा मेरा शिकार और तुम्हारा तोहफा। कबीर ने सामने देखा तो किसी शख्स को घायल हालत में जमीन पर बंधे पाया। वह उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था अच्छे से। कबीर आगे बढ़ उस घायल शख्स के सामने जा बैठा। उसने जब उसका चेहरा उठाकर देखा तो दंग रह गया। उसकी नज़रों के सामने खुद का ही भाई नमन था, जो इस वक्त बेहोश था। कबीर को तो कुछ वक्त खुद की नज़रों पर विश्वास नहीं हुआ कि उसने जो देखा वो सच है क्या। नमन तो अब तक अजमेर में होना चाहिए था, फिर वह यहाँ कैसे। तभी पीछे से फिरदौस बोला, यह सेना का जासूस है जो पिछले कई महीनों से हमारे साथ था। इसने तुम्हारे कमांडर के साथ भी काम किया था। तुम सबकी हालत का यही जिम्मेदार है। इसी ने सेना को खबर देकर तुम्हारे संगठन को खत्म करवाया होगा। आज सुबह ही मैंने अपने जासूस की खबर पर इसे पकड़ा है। बहुत मारा, पर यह मुंह खोलने को राजी नहीं है। तुम चिंता मत करो, जब तक ये हमें सेना और अपने बाकी जासूसों की जानकारी नहीं दे देता, तब तक हम इसे न चैन से जीने देंगे और ना ही मरने देंगे। कबीर चुपचाप बैठा नमन की इस हालत को देख खुद के जज्बातों को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। जहाँ कुछ रोज नमन की शादी होने वाली थी, वहीं आज यह इस तरह घायल होकर उसके सामने है। फिरदौस, तुमने कभी देखा होगा इसे अपने पुराने संगठन में। कबीर का मन तो कर रहा था कि उसके भाई की इस हालत के जिम्मेदार फिरदौस को अभी इसी वक्त मौत के घाट उतार दे और नमन अनूप का बदला ले ले, पर वह यह भी जानता था कि इस वक्त जोश से ज़्यादा होश की ज़रूरत है। कबीर, वही याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन याद नहीं आ रहा कि इसे पहले भी देखा है या नहीं। फिरदौस, कोई बात नहीं,
याद आए या ना आए, पर गद्दारी तो इसने की है, इसलिए मौत तो भयानक देंगे इसे। चलो चलकर थोड़ा आराम कर लिया जाए, जनाब की दोबारा खातिरदारी जो करनी है। कबीर नमन को ऐसी हालत में छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, पर करता भी क्या। वह नमन को वहीं छोड़ वापस चला गया। फिरदौस हंसता हुआ नमन का मजाक उड़ाते हुए कबीर के कंधे पर हाथ रख तंबू से बाहर की ओर चल दिया। उसकी आवाज सुनकर नमन थोड़ा होश में आया। उसने आंखें खोल सामने जाते फिरदौस और कबीर को देखा, पर पूरी तरह से होश में न होने की वजह से वो कबीर का चेहरा ना देख पाने के कारण उसे पहचान ना सका। कबीर अब अपने तंबू में आकर परेशान सा इधर उधर घूमने लगा कि कैसे वो नमन तक पहुंचे, उससे बात करे। वह अब रात के और गहरा जाने का इंतजार करने लगा। देर रात वह अपने तंबू से निकला और आसपास देखा कि ज़्यादा आतंकी तो नहीं है। वह अब नमन के तंबू के करीब चल पड़ा।